नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत खास टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में हम इसे बोलेंगे भारत के तटीय मैदान। तो जब हम भारत के तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकी लोकेशन को समझना होगा कि ये मैदान है कहाँ पर। तो आइए सबसे पहले आप इस बोर्ड पे गौर कीजिएगा। इस बोर्ड पे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने भारत का मैप बना रखा है और यहाँ पर ये अरेबियन सी है और यहाँ से आपको ये बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा। अब इधर से जो बंगाल की खाड़ी है, इस बे ऑफ बंगाल और इधर से मैंने जो ब्लू कलर में ये माउंटेन्स बना रखी ना, इन माउंटेन्स को बोला जाता है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी या ईस्टर्न घाट माउंटेन सीरीज। तो इस बंगाल की खाड़ी और जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है, इसके बीच में एक मैदान है। इस मैदान को बोला जाता है पूर्वी तटीय मैदान या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसे कहा जाता है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर और पश्चिम बंगाल में स्वर्ण रेखा नदी तक फैला हुआ है। और इसी तरह से अगर हम अरब सागर की तरफ से देखें तो गुजरात से लेके और कन्याकुमारी के बीच यहाँ पर भी एक तटीय मैदान है, जो कि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और अरब सागर के बीच में स्थित है। तो इसे कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इन तटीय मैदानों को डिटेल में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक तट क्या होता है और क्यों इनको तटीय मैदान कहा जा रहा है, और एक तट रेखा या कोस्ट लाइन क्या होगी। तो समझते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक तट क्या होता है। तट जिसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं कोस्ट। कोस्ट या तट का मतलब ये होता है कि समंदर से लगा हुआ ज़मीन का जो हिस्सा होता है उसको तट या कोस्ट कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गुजरात में कच्छ ज़िला है और यहाँ से अरब सागर लगा हुआ है। तो अब गुजरात से लेके चाहे मैं महाराष्ट्र में बोलूँ, चाहे मैं गोवा देखूँ, चाहे कर्नाटक देखूँ, चाहे हम केरल की बात करें, तो जो हिस्सा इन राज्यों का समंदर से लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तट बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, अब क्योंकि ये तट हैं और इन्हीं तटों पर स्थित है ये मैदान, चाहे मैं पश्चिमी तटीय मैदान की बात करूं, चाहे मैं पूर्वी की बात करूं, इसीलिए इनको तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है कोस्ट लाइन, या जिसको हम बोलते हैं तट रेखा। तट रेखा या कोस्ट लाइन का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखिए ये समंदर है और यहाँ से लैंड है, यानी जहाँ पर समंदर और ज़मीन आपस में मिलती है ना, तो उसके बीच में जो बाउंड्री बनती है, तो उस काल्पनिक रेखा को, उस इमेजिनरी लाइन को तट रेखा कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये पूरा अरेबियन सी है और यहाँ पे जो मैंने ब्लैकिश कलर में बना रखा है ना, इस तरीके से ये कोस्ट लाइन है, क्योंकि इसके इधर से क्या है, ज़मीन है, लैंड है या ज़मीन है, और यहाँ से अरब सागर है। इस तरह से भारत की जो तट रेखा है, भारत की जो कोस्ट लाइन है, वो इन 9 राज्यों में फैली हुई है। जैसे यहाँ से गुजरात, यहाँ से महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर से तमिलनाडु, यहाँ से आंध्र प्रदेश, यहाँ से उड़ीसा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो इन 9 राज्यों में ही फैला है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इन तटों को, चाहे हम पश्चिमी तट की बात करें, चाहे हम पूर्वी तट की बात करें, इन दोनों ही तटीय मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात करें, यानी जो अरब सागर से लगा हुआ है, इसे गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले से लेकर और दमन तक इसे गुजरात का तटीय मैदान कहा जाता है, और दमन से लेकर और गोवा तक इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, और गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक इसे कन्नड़ तट या कनारी तट के नाम से जाना जाता है, और लास्ट में यहाँ पर कर्नाटक के मैंगलोर से लेके और कन्याकुमारी तक इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर हम
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात करें यानी पूर्वी तटीय मैदान को हम देखें तो इसे स्वर्ण रेखा नदी से लेकर और महानदी के बीच में इसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, और महानदी से लेके और कृष्णा के बीच में इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, और कृष्णा से लेकर कावेरी के बीच में इसको काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है, और कावेरी से लेकर कन्याकुमारी तक इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था इन दोनों ही तटों के अलग अलग नेम। इन कोस्टल प्लेन्स को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो भारत की जो कोस्ट लाइन है वो कोस्ट लाइन कितने राज्यों में फैली हुई है, और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें जो समंदर के साथ में बाउंड्री बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता हो। तो अगर हम बात करते हैं भारत की कोस्ट लाइन की, इसकी शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ जिले से लेकर और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक ये तटरेखा, ये कोस्ट लाइन फैली हुई है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 6100 किलोमीटर, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो कोस्ट लाइन है, में यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की मुख्य भूमि में जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ बताइए, तब 6100 हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछते कि भारत की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ बताइए, तो टोटल से उसका ये मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, और यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो यहाँ भी तो कोस्ट लाइन बनेगी। तो इस कोस्ट लाइन यानी अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन को और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन को, इसके अलावा द्वीप, दमन एंड द्वीप है ना, तो द्वीप भी तो एक आयरलैंड है, उसकी भी तो एक तटरेखा होगी, उसको भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तब ये टोटल कोस्ट लेंथ की, जो टोटल कोस्ट की लेंथ हो जाती है ना, कोस्ट लाइन की लेंथ वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ बताइए, तो टोटल से मतलब हो जाएगा उसमें हमें आयरलैंड्स की जो कोस्ट लाइन है उसको भी ऐड करना है, यानी 7516.6 किलोमीटर। अगर सिर्फ ऐसा पूछेगा कि भारत की जो कोस्ट लाइन है मेन लैंड में यानी मुख्य भूमि में उसकी लंबाई बताइए, तो 6100 किलोमीटर, तब यानी वो बात कर रहा है गुजरात के कच्छ से लेके और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक यानी पश्चिम बंगाल तक की वो बात कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। 1215 किलोमीटर की जो एक कोस्ट लाइन है, गुजरात के कच्छ जिले से इसकी शुरुआत होती है, और गुजरात के 15 जिले इस कोस्ट लाइन से सीमा बनाते हैं, और कच्छ से लेके और वलसाड जिले तक इसकी लंबाई 1215 किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर जो आता है वो है आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन है वो है गोवा की। और अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश, किस यूनियन टेरिटरी की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो अंडमान एंड निकोबार की हो जाएगी, क्योंकि अंडमान निकोबार का एरिया क्या है, ज़्यादा है। और अगर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, भारत के ऐसे कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जो समंदर के साथ में बाउंड्री शेयर करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, दमन एंड दीव, इसके अलावा पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अब हम चलते हैं इस पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इनके डिफरेंसेस भी कई बार एग्जाम में वो आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पश्चिमी जो तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो आप देखिए ना, इसकी जो एवरेज विड्थ है ज़्यादा है और इसकी एवरेज विड्थ क्या है, कम है। तो जब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं, इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो लगभग 64 किलोमीटर है, और इसकी जो एवरेज विड्थ यानी औसत चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है। पश्चिमी तटीय मैदान की जब हम बात कर रहे हैं
तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। अगर हम इस पश्चिमी तटीय कोस्ट लाइन की बात करें तो ये टेढ़ी मेढ़ी है और इसमें यहाँ पर क्रिक्स पाई जाती हैं, खासकर कच्छ जिले में। जबकि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी जो कोस्ट लाइन है वो लगभग सीधी है। अब पश्चिमी तटीय मैदान की जो कोस्ट लाइन है वो कटी फटी है, तो कटी फटी होने के कारण यहाँ पर नेचुरल बंदरगाह यानी नेचुरल पोर्ट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके कंपैरिजन में इस पूर्वी तटीय मैदान पर नेचुरल पोर्ट्स कम पाए जाते हैं। इस पश्चिमी तटीय मैदान पर लैगून लेक्स पाई जाती हैं, खासकर केरला में, और जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर भी लैगून्स पाई जाती हैं लेकिन वो कम पाई जाती हैं। लैगून लेक्स क्या होती हैं, इनको जब मैं लेक वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर डिटेल में आपको बताऊंगा कि लैगून लेक्स क्या होती हैं, लेक्स कितने प्रकार की होती हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अभी वरना वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस पश्चिमी तटीय मैदान पर खासकर केरला में लैगून लेक्स पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान पर भी लैगून्स पाई जाती हैं लेकिन इसके कंपैरिजन में कम पाई जाती हैं। इन तटीय मैदानों का फॉर्मेशन समंदर की लहरों के द्वारा, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाया जाता है उसके डिपोजिशन से हुआ है। खासकर अगर हम इस पूर्वी तटीय मैदान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने बड़े बड़े डेल्टास बनाए हैं और जिसकी वजह से इस मैदान की चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। तो यही कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान संकरा है और ये वाला चौड़ा है। अब हम इन तटीय मैदानों को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान पर। पश्चिमी तटीय मैदान पर सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात तटीय मैदान की। यानी गुजरात तटीय जो मैदान है ये गुजरात के कच्छ ज़िले से लेकर और गुजरात के वलसाड ज़िले तक, यानी जहाँ पर दमन है वहाँ तक फैला हुआ है। और गुजरात के 15 ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात के तट के साथ में क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो उन 15 ज़िलों के नाम इस तरह से हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर यह है कच्छ ज़िला, और इसके बाद यहाँ पर आता है मोरबी ज़िला, यहाँ पर आता है जामनगर के बाद यहाँ पर आता है देवभूमि द्वारिका के बाद यहाँ पर आता है जूनागढ़ के बाद यहाँ पर आएगा सोमनाथ के बाद यहाँ पर आएगा अमरेली के बाद यहाँ पर आता है भावनगर के बाद यहाँ पर आएगा अहमदाबाद के बाद यहाँ पर आता है आनंद जिले के बाद यहाँ पर आएगा भरूच के बाद सूरत जिला आता है, उसके बाद नवसारी आएगा और उसके बाद वलसाड आएगा, और वलसाड से ही लगा हुआ है दमन। तो इस तरह से गुजरात के 15 ज़िले हैं जो समंदर के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। गुजरात का ये जो कच्छ ज़िला है, इस कच्छ ज़िले के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर है रन ऑफ कच्छ वो इलाका है जहाँ पर ज़मीन पूरी दलदल वाली होती है और पूरी सॉल्टी यानी नमकीन पानी वाली ये ज़मीन होती है। और इसका जो निचला हिस्सा है ये वाला, ये कच्छ की खाड़ी से लगा हुआ, इसे बे ऑफ कच्छ कहा जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसे कच्छ प्रायद्वीप भी कहा जाता है, यानी कच्छ जिला बोलो या कच्छ प्रायद्वीप बोलो। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा लैंड मास या ऐसा भूभाग जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। अब यहाँ से कच्छ की खाड़ी है, यहाँ से 2 साइड से अरब सागर है, इसलिए इसे कच्छ प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब जो एक कच्छ जिला है यहाँ पर ये तटीय मैदान हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा होता है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहाँ पर ये जो तट है ना, यहाँ पर बहुत सारी क्रिक्स बनी हुई हैं। अब ये क्रिक्स क्या होती हैं, इस पर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने क्रिक्स कैसे बनती हैं,
गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है, इन तीनों में मैंने डिफरेंसेस को बताया हुआ है, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उन क्रीक्स के नाम बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, राजहर क्रीक है, खारो क्रीक है, चुख क्रीक है और गोदिया क्रीक है। तो इन क्रीक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रीक मानी जाती है वो है सर क्रीक, क्योंकि सर क्रीक अक्सर ये चर्चा में रहती है, क्योंकि सर क्रीक को लेकर अक्सर पाकिस्तान दावा करता है कि यहाँ तक का इलाका हमारा है। इसलिए जो सर क्रीक है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार उसमें डिस्प्यूट हो जाता है। इसी कच्छ ज़िले में यहाँ पर इस कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर फेमस पोर्ट है और इस पोर्ट का नाम है कांडला पोर्ट। कांडला जो पोर्ट है ये भारत का एक टाइडल पोर्ट या ज्वारिया बंदरगाह है। इसको टाइडल पोर्ट या ज्वारिया बंदरगाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं वो इसी बे ऑफ कच्छ में, खासकर यहाँ पर ओखा में यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, इसीलिए इसको टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो टाइड्स होते हैं ना, इन टाइड्स की यहाँ पर हाइट होती है 2.7 मीटर के आसपास। कांडला जो पोर्ट है यहाँ से मुख्य रूप से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि देखो ना, अगर हम इस लोकेशन को देखें तो यहाँ से जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यानी जो हमारी अरब कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ से नज़दीक पड़ती हैं। तो खासकर हम यहाँ से पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में इसे सौराष्ट्र कहा जाता है। गुजरात के लगभग 11 ज़िले इसी रीजन में स्थित हैं। तो इस सौराष्ट्र में यहाँ पर है मोरबी जिला, जो समंदर के साथ में बाउंड्री बनाता है। उसके नीचे आता है जामनगर, और जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जिसे रिलायंस कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था 2001 में, जिसको जामनगर ऑयल रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। जामनगर से नीचे यहाँ पर देवभूमि द्वारिका है। द्वारिका जो कि भगवान कृष्ण की निवास स्थली थी और जो कि भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने 4 धाम बनाए थे। उन 4 धामों में से एक तो द्वारिका है पश्चिम में, पूर्व में जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में रामेश्वरम, और नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में ये 4 धाम स्थापित किए गए थे शंकराचार्य जी के द्वारा। द्वारिका से नीचे यहाँ पर पोरबंदर आ जाता है। पोरबंदर वही स्थान है जहाँ पर 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी ये महात्मा गांधी की जन्मस्थली है। पोरबंदर से नीचे यहाँ पर जूनागढ़ जिला आता है, जहाँ पर गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पे गिर माउंटेन्स भी हैं, और इन्हीं गिर फॉरेस्ट में वहाँ पर फेमस गिर नेशनल पार्क है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिर नेशनल पार्क ये अपने आप में खास है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर अगर आपको लॉयंस देखने हैं ना, अगर शेर देखने हैं, तो आपको गिर नेशनल पार्क में जाना होगा। गिर नेशनल पार्क के बाद यानी जूनागढ़ से नीचे यहाँ पर आता है सोमनाथ। सोमनाथ जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, जो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर दीव आइलैंड है, और दीव आइलैंड के बाद यहाँ पर अमरेली जिला आता है। अमरेली के बाद यहाँ पर आएगा भावनगर, और इस भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट्रल सॉल्ट एंड ओशनिक केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि भावनगर के बाद यहाँ पर अहमदाबाद ज़िला आता है। और इस अहमदाबाद ज़िले में जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है, और ये वही साबरमती नदी है जो राजस्थान के जैसलमेर लेक से निकलती है और इस खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसी साबरमती नदी के किनारे 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और इसी अहमदाबाद में यहाँ पर कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए।
बाद में खंबात की खाड़ी में लोथल बंदरगाह स्थित है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही फेमस बंदरगाह हुआ करता था। अहमदाबाद के बाद गुजरात का आनंद जिला आता है, और जो आनंद जिला है ये जाना जाता है डेयरी प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर फेमस अमूल डेयरी स्थापित की गई थी 1946 में। और अमूल जो डेयरी है ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। अमूल का जो फुल फॉर्म होता है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद ज़िले के बाद हम यहाँ आगे आ जाएंगे इस भरूच ज़िले में, और इस भरूच ज़िले में जो गुजरात का जो तटीय मैदान है इसमें नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। भरूच के बाद यहाँ पर सूरत आएगा, सूरत ज़िला आता है। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और ये ताप्ती नदी इस तटीय मैदान से होकर वह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरीके से गुजरात का जो तट है वो सूरत से लेकर नवसारी से लेके और वलसाड के बगल में ही यहाँ पर क्या है, दमन है, यहाँ तक फैला हुआ है। गुजरात तट के पश्चात अब पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट जो कि दमन से लेके और गोवा तक फैला हुआ है, और मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र के 5 जिलों में फैला हुआ है और गोवा के 2 जिलों में फैला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दमन से इसकी शुरुआत होगी, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र में पालघर ज़िला है। पालघर से नीचे मुंबई ज़िला आएगा, मुंबई के बाद यहाँ पे रायगढ़ ज़िला आता है, रायगढ़ के बाद यहाँ पर रत्नागिरी आएगा, और रत्नागिरी के बाद वहाँ पर सिंधुदुर्ग आता है, और सिंधुदुर्ग के बाद यहाँ पर गोवा के 2 ज़िले हैं जिन्हें नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के नाम से जाना जाता है। इस कोंकण तट की जो लगभग लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इस कोंकण मैदान पर यानी इस कोंकण कोस्ट पर फेमस सालसेट द्वीप है, और उसी सालसेट द्वीप के ऊपर मुंबई स्थित है। मुंबई जिसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, और जिसे भारत की कॉमर्शियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से अगर हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पर रत्नागिरी ज़िला है, और ये जो रत्नागिरी ज़िला है ये जाना जाता है अल्फांसो आम के लिए, यानी भारत का जो सबसे बेस्ट आम होता है ना अल्फांसो, जिसे आमों का राजा कहा जाता है, तो वो रत्नागिरी में सबसे ज़्यादा होता है। रत्नागिरी के बाद जो कोंकण तट है यहाँ पर सिंधुदुर्ग आता है, सिंधुदुर्ग जिला आएगा, उसके बाद गोवा स्टार्ट हो जाता है। अब गोवा का जो तटीय मैदान है ये गोवा के 2 जिलों में फैला हुआ है, यानी गोवा में वैसे भी केवल 2 ही ज़िले हैं, एक नॉर्थ गोवा और एक साउथ गोवा। तो जब हम इस तटीय मैदान की गोवा में बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं गोवा की, जैसे मांडवी और जुआरी नदियाँ इस तट से होते हुए अरब सागर में चली जाती हैं। इसी तट पर यहाँ पर गोवा में एक बड़ा ही फेमस बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मर्म गोवा बंदरगाह। वास्को डी गामा नाम की एक जगह है जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और उसी के पास में इस कोंकण तट पर यहाँ पर स्थित है सेंट जॉर्ज आइलैंड। और इस तरीके से जो कोंकण तट है उसकी एंडिंग हो जाएगी गोवा में। आज की इस क्लास में मैं केवल गुजरात तट और कोंकण तट तक ही कवर करूँगा। कल की क्लास में हम डिटेल में कवर करेंगे यहाँ पे कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट को। इस क्लास को मैं आज यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कॉमेंट्स ज़रूर करें, और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर जो बेल आइकॉन बना होता है ना, तो प्लीज़ यार बेल आइकॉन को दबा दिया करो। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक चले जाएगा। तो इतना काम प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।